जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखे थे और आज जो है उसी डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे का काम टॉपिक जो है उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे आहार नाल। आहार नाल में हम आपको बताए थे कि आहार नाल जो होता है वो एक लंबी नलिकाकार संरचना होता है जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर के कहाँ तक फैला होता है, एनस तक फैला होता है। और फिर उसके बाद हम आपको बताए थे कि आहार नाल के कई भाग होते हैं, उसमें से पहला जो भाग होता है कौन होता है, मुख गुहा होता है। मुख गुहा का मतलब देखिए ध्यान से, इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। तो मुख गुहा जो होता है वो पूरे आहार नाल का पहला भाग होता है और ये ऊपरी एवं निचली जबड़ा से, अगर हम लोग देखें कि ये जो है वो निचला जबड़ा है और ये ऊपरी जबड़ा है, तो दोनों जबड़ा जो ऐसे बैठता है तो बीच में ये खाली कैविटी बचता है और ये जो बीच में खाली जो स्थान बच रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन हम लोग बनाना चाहें तो क्या होगा कि यह जो है वो आहार नल का पहला भाग होता है और ये ऊपरी एवं निचली जबड़ा से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। देखिए इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यह आहार नाल का पहला भाग है जो ऊपरी एवं निचली जबड़ा से घिरा होता है। सिंपल है। तो मुख गुहा जो है वो आहार नल का प्रथम भाग होता है और ऊपरी एवं निचली जबड़ा से घिरा होता है। ये बीच में जो कैविटी बच रहा है इस कैविटी को ही हम लोग क्या कहेंगे, मुख गुहा कहेंगे। अब इसके बाद आता है कि मुख गुहा में क्या क्या होता है। तो मुख गुहा में मेनली तीन चीज होते हैं। पहला जो होता है वो टीथ होता है, दांत होता है। सेकेंड जो होता है वो आपका क्या होता है, जीभ होता है। और थर्ड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि, सेलेवरी ग्लैंड। तो ये मुख गुहा में तीनों के तीनों प्रेजेंट होते। इसमें लिख सकते हैं कि इसमें दांत, जीभ एवं लार ग्रंथि मौजूद होता है। दांत, जीभ एवं लार ग्रंथि मौजूद होता है। तो ये तीन संरचनाएं होती हैं जो कहाँ पर होते हैं, मुख गुहा में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि दांत क्या होता है। तो ऊपरी एवं निचली जबड़ा में पंक्तिबद्ध स्थित सफेद रंग के छोटे छोटे संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, दांत कहते हैं। तो दांत क्या होता है, ऊपरी एवं निचली जबड़ा में स्थित सफेद छोटे छोटे पंक्तिबद्ध संरचनाओं को हम लोग क्या कहेंगे, दांत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे दांत ऊपरी एवं निचली जबड़ा में स्थित छोटे छोटे सफेद पंक्तिबद्ध, एक लाइन में होते हैं, पंक्तिबद्ध रचनाओं को दांत कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है दांत का। सिंपल यहाँ पर इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि बना दें। तो यह जो है एक सिंपल से दांत का स्ट्रक्चर है और इसमें देखिए अलग अलग पार्ट होते हैं। दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है इस भाग को हम लोग कहते हैं इनामेल, इनामेल कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप अगर दांत से काटते हैं किसी चीज को, तो दांत का जो सरफेस, जैसे मान लीजिए इसको काटना है और ये नीचे से और ये ऊपर से दांत जो है तो ये वैसे टच कर रहा है इसको काटने के लिए। तो जो भाग दांत का जो भाग इसको टच करता है किसी चीज को काटने के लिए, वो सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। और ये सबसे कठोर भाग होता है हम लोगों के शरीर का, सबसे कठोर भाग
मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो इनामेल होता है, और इनामेल किसे कहते हैं? दांत का जो सबसे ऊपरी कठोर सतह जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। इसके बाद दांत का जो सफेद रंग का दिखाई देने वाला भाग होता है, बाहर से या अंदर से जो सफेद कलर का दिखाई देता है, उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन। तो दो चीज हो गया, दांतों का सबसे ऊपरी भाग को इनामेल, यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, और जो दांतों का सफेद दिखाई देने वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। अब दांत जो होता है वो, अगर आपका दांत कभी उखड़ा होगा तो उसको अंदर से जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है? रेड रेड कलर के ब्लड वेसल जैसा मौजूद होता है। दांत उखड़ने के बाद अंदर से गड्ढा जो होता है उसको देखने के बाद वो रेड कलर का दिखाई देता है, और उस रेड कलर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। पल्प कैविटी, पल्प कैविटी कहते हैं। इसके बाद हम लोगों का जो दांत होता है वो मसूड़ा के अंदर मौजूद होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मसूड़ा गम, मसूड़ा कहते हैं। फिर इसके बाद आता है, दांत के मेनली तीन भागों में बांटा गया है। जो ऊपर वाला जो भाग होता है जो मसूड़ा के बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन या सिर, क्राउन कह सकते हैं। वह भाग जो मसूड़ा के अंदर यहाँ पर मौजूद होता है उसको बोलते हैं नेक, और जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है जबड़ा तक, उस भाग को हम लोग रूट कहते हैं। तो दांत के मेनली तीन भाग, वह भाग जो मसूड़ा से बाहर होता है उसको क्राउन कहेंगे, मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ भाग क्या कहलाएगा? नेक, और जो जबड़ा तक जाता है भाग दांत का उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। दांत जो होता है उसके कई पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपरी सतह होता है जो कठोर होता है उसको इनामेल कहेंगे। दांतों का सफेद भाग जो सफेद रंग का दिखाई देता है उसको डेंटाइन कहते हैं। फिर दांत जिस सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको मसूड़ा, और दांत उखड़ने के बाद जो है दांतों के अंदर आपको रेड कलर का ब्लड वेसल्स दिखाई देता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्प कैविटी कहते हैं। तो आप इसको वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। अब दांत के प्रकार हम लोग देखते हैं, तो दांत जो होते हैं उसको कई आधार पर बांटा गया है। हम लोग जो बांटेंगे वो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, कि वो हमारे जीवन में कब उत्पन्न होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर जो दांत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जन्म के बाद जब पहली बार जो दांत उत्पन्न होता है उस दांत को हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध का दांत बोलते हैं। और जब वो दांत जो है वो 8 से 10 वर्ष तक चलता है, उसके बाद वो दांत जो है वो जब टूट जाता है तो उसके बदले में उसके स्थान पर जो दांत निकलते हैं उसको हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं, और वो पूरे जीवन भर रहते हैं। तो देखिए दांत के प्रकार, दांत के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप होता है दांत का वो होता है दूध के दांत, दूध के दांत, इसको हम लोग मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? तो जो ऐसा दांत जो जन्म के बाद पहली बार उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं दूध के दांत। ये लिख सकते हैं, ऐसा दांत जो जन्म के बाद पहली बार उत्पन्न होता है, पहली बार उत्पन्न होता है उसे दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। और ये जो है वो 8 से 10 साल की उम्र तक रहता है, और उसके बाद ये क्या रहता है धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। और इनका जो संख्या होता है वो टोटल 20 होती है। संख्या इंपॉर्टेंट है, इनकी संख्या 20 होती है। तो जो मिल्क टीथ होता है उसका नंबर कितना होता है किसी भी बच्चे में? वो 20 होता है। अब ये दांत जो है वो धीरे धीरे टूटेगा, और इस दांत के स्थान पर जो दांत निकलता है उसको हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं। दूसरा जो टाइप आएगा वो आता है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत का मतलब होता है परमानेंट टीथ, जो मनुष्य के बाकी जीवन भर चलते हैं।
और उसके बाद जब ये दांत टूटता है तो इसके बाद कोई दांत उत्पन्न नहीं होता है। इसको कह सकते हैं कि ऐसे दांत जो दूध के दांत के स्थान पर निकलते हैं उसे अस्थायी दांत कहा जाता है। और इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इसी में लिखेंगे इनकी संख्या 32 होती है, 32 होती है। तो ये तो था उत्पत्ति के आधार पर कि जीवन में दांत कब उत्पन्न होते हैं, उसके आधार पर दांत दो प्रकार के, दूध के दांत और अस्थायी दांत। जो पहली बार दांत उत्पन्न होते हैं उसको दूध के दांत बोलते हैं और इनकी संख्या 20 होती है। और इनके टूटने के बाद जो दांत निकलता है उसको हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इसके बाद आता है संरचना के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे संरचना एवं कार्य के आधार पर दांत के प्रकार। संरचना एवं कार्य के आधार पर दांत के प्रकार। पहले इसको नोट करिए, उसके बाद कि यहाँ स्पेस नहीं बचा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो संरचना के आधार पर दांत जो होते हैं उनको मेनली 4 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन, उसको धीरे धीरे समझाते हैं। पहला जो होता है उसको कर्तनक कहते हैं। कर्तनक इंसीजर होता है। सेकेंड, ये जो इंसीजर होता है इसको समझाएंगे थोड़ा देर में। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं भेदक, इसको केनाइन कहते हैं। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। और फोर्थ जो होता है उसको बोलते हैं चवर्णक, मोलर। तो संरचना एवं कार्य के आधार पर दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के, इसी को आपको याद रखना है जो एग्जाम में आता है। इंसीजर जो होते हैं वो चीजल शेप के होते हैं, छेनी जैसा होता है, फ्लैट दिखाई देता है, इस प्रकार से फ्लैट शेप टीथ होते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये भोजन को काटने में सहायता करते हैं। जब कोई भी भोजन हम लोग खाते हैं तो यहाँ से जो आप काटते हैं उस भोजन को जो काटने में दिखाई देता है वो कर्तनक होता है, इंसीजर होता है। या कह सकते हैं कि जब हम लोग हंसते हैं तो हंसने के बाद जो हम लोगों के दांत का जो भाग जो सबसे पहले दिखाई देता है वो भी कौन होता है? कर्तनक होता है। तो कर्तनक को एक और नाम स्माइलिंग टीथ के नाम से भी जाना जाता है। और ये फ्लैट शेप के होते हैं, छेनी जैसे होते हैं। और ये भोजन को किसमें काटने में सहायता करते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि यह भोजन को काटने में सहायता करता है। और वैसे एनिमल जो ज़्यादातर हर्बीवोर होते हैं, हर्बीवोर कहने का मतलब शाकाहारी होते हैं, तो उनमें उस भोजन को कुतरने वाले जो जानवर होते हैं उनमें ये ज़्यादा विकसित होता है। इसके बाद आता है केनाइन। केनाइन जो होता है वो लंबा होता है और पॉइंटेड होता है, इस प्रकार से नुकीला, लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होता है। और इसका काम क्या है? यह मांसाहारी जीवों में, या कह सकते हैं कि यह मांस को या मजबूत भोजन को फाड़ने में सहायता करता है। अब क्या होता है, जो भोजन हम लोग को यहाँ से नहीं कट पाता है, नहीं टूट पाता, उसको सीधे बगल में ले जाते हैं। और वो बगल में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम लोग को मालूम होता है कि बगल में ये पॉइंटेड टीथ है। और इस पॉइंटेड टीथ को हम लोग क्या कहते हैं? भेदक। ये आसानी से उस भोजन में अंदर की ओर धंस जाता है और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको आसानी से फाड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो मांसाहारी जीव होते हैं तो उनको मांस खाना होता है, और मांस जो होता है वो रोटी चावल की तुलना में मजबूत होता है। तो इसीलिए जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें देखे होंगे कि साइड साइड से क्या होता है? काफ़ी लंबे लंबे दांत होते हैं। और वो जो लंबे लंबे दांत हैं उन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं? भेदक या केनाइन कहते हैं।
इस तो भेदक या कैनाइन जो होते हैं वो कैसे जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं? मांसाहारी जीवों में और ये शाकाहारी जीवों में। अग्रचवर्णक और चवर्णक क्या होता है? अग्रचवर्णक जो होता है वो इस प्रकार से रफ ट्रेंगुलर शेप का दांत होता है, रफ ट्रेंगुलर शेप का दांत होता है। और इसका काम क्या होता है? यह भोजन के ग्राइंडिंग या चीविंग में जनरली हम लोग कर सकते हैं पीसने, भोजन के पीसने में सहायता करता है। और ये जो होता है वो रफ रेक्टेंगुलर शेप का होता है इस प्रकार से, और इसका भी वही काम होता है, यह भोजन को पीसने में सहायता करता है। जनरली दांत चार प्रकार के, दांत का वह भाग जो सबसे आगे की ओर आपको दिखाई देता है, जो फ्लैट होता है, इस प्रकार से काफी चपटे चपटे होते हैं, छेद जैसा होता है। और हंसने के बाद जो सबसे पहले दिखाई देता है उस भाग को हम लोग क्या कह रहे हैं? कर्तनक कह रहे हैं। यह भोजन को काटने में सहायता करता है। उसके ठीक बगल में क्या होते हैं? लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होता है, लंबा लंबा नुकीला दांत होता है, और वो भोजन को फाड़ने में, ऐसे भोजन जो काफी मजबूत होते हैं उनको फाड़ने में काम करता है। इसको हम लोग भेदक या कैनाइन कहेंगे। उसके बाद अगर इसको आपको समझना है, अगर चवर्णक और चवर्णक, तो बचपन में हम लोग क्या करते हैं? चॉकलेट खाते हैं, और उस चॉकलेट को जहाँ पर रख करके हम लोग उसको क्या कर देते हैं? चटनी बना देते हैं, पीस देते हैं। उस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? अग्रचवर्णक या चवर्णक कहते हैं। तो अग्रचवर्णक जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है, जबकि चवर्णक जो होता है ये रफ रेक्टेंगुलर शेप का होता है। और ये दोनों का काम क्या है? चीविंग और ग्राइंडिंग है। ये मिक्सर मशीन जैसा भोजन को क्या करते हैं? काफी छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं और उसको पीसने का काम करते हैं। तो ये था दांत का कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार और उनके फंक्शन, और इधर जो लिखा हुआ है शेप लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं इसके दंत सूत्र के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या होता है दांतों का? ये आपके अभी 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है दंत सूत्र। दांत बताया भी चार प्रकार के, I फॉर इंसीजर, C फॉर केनाइन, PM फॉर प्रीमोलर। ध्यान रखना, तो प्रधानमंत्री पे नजर आएगा। तो ये PM फॉर क्या होता है? प्रीमोलर होता है, और M फॉर क्या होगा? मोलर होगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इंटू 2। मैथ नहीं लगाना है, ध्यान रखना। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और इस तरह से 1 दूना का 2 बचेगा। तो मैथ नहीं लगाना है, इसको क्या करना है? जोड़ करके। तो अगर ऊपर वाले को देखें तो ऊपर वाले जबड़ा में कै गो दांत है? 2 1 3 2 5 3 8 गुने 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ऊपर वाले जबड़ा में। और नीचे वाले जबड़ा में कितना होता है? 2 1 3 2 5 3 8 गुना के 16, और 16 ऊपर वाले जबड़ा में और 16 नीचे वाले जबड़ा में। तो टोटल जो दांत होता है वो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे? तो इंसीजर जो कर्तनक होता है ये 2 से 2 में गुना करके तो 4 ऊपर वाले जबड़ा में, और 2 में गुना करके तो 4 नीचे वाले जबड़ा में। कौन होता है? कर्तनक। भेदक का संख्या कितना होता है? तो 2 ऊपर वाले जबड़ा में भेदक होते हैं और 2 नीचे वाले में होते हैं। प्रीमोलर जो होता है अग्रचवर्णक, ये 4 ऊपर वाले जबड़ा में, 4 नीचे वाले में। और ये मोलर जो होते हैं वो 6 ऊपर वाले जबड़ा में और 6 नीचे वाले जबड़ा में। इस तरह से टोटल जो दांत होता है वो 16 ऊपरी जबड़ा में होता है और 16 नीचे जबड़ा में। लेकिन अभी अपना काउंट नहीं करना है। हम लोगों में ज़्यादातर जो होता है वो 28 होता है। बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ जाता है वैसे वैसे ये सब बातें क्या होते हैं? निकलते जाते हैं। तो आप इसको क्या करिए? नोट करिए। नेक्स्ट जो आता है वो दांतों से संबंधित विकार। विकार का मतलब होता है डिसऑर्डर, रोग। दांत से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं उसमें देखेंगे हम लोग। पहला जो दांतों से संबंधित रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय अंग्रेजी में बोलते हैं टीथ कैविटी। क्या होता है? जब भोजन करने के बाद हम लोग दांतों का सही ढंग से सफाई नहीं करते हैं तो भोजन में जो शर्करा के कण होते हैं, जो शुगर के कण होते हैं, जैसे हम लोग रोटी चावल खाते हैं तो सब कार्बोहाइड्रेट है,
और अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें शुगर होगा, ग्लूकोज होगा। तो अगर दांतों का सही ढंग से सफाई ना किया जाए तो वो जो शुगर के कण होते हैं वो दांतों में अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और जब दांतों में मौजूद होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वहीं पर माउथ में मौजूद जो अम्लीय बैक्टीरिया होते हैं उस शुगर से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये जो अम्ल होते हैं ये हमारे दांतों में मौजूद कैल्शियम से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जिससे कैल्शियम जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, टूटने लगता है और दांतों में गड्ढा का निर्माण हो जाता है। और जब दांतों में गड्ढा का निर्माण होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दंत अस्थि क्षय कहते हैं, दंत अस्थि क्षय। तो ये जो दंत अस्थि क्षय होता है ये क्या होता है, तो ये जनरली दांतों में गड्ढा होता है, जिसको हम लोग जनरल भाषा में खोड़हरा के नाम से जानते हैं। तो ये जो खोड़हरा होता है ये कैसे होता है, जिसके दो कारण, अगर दांतों का सही ढंग से सफाई ना करें तो उसके कारण क्या होता है कि जो भोजन में मौजूद जो शर्करा होता है वो दांतों के अंदर मौजूद होता है और मुंह में मौजूद जो अम्लीय बैक्टीरिया होते हैं वो शर्करा से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं और वही अम्ल जो होता है वो दांतों में मौजूद कैल्शियम को तोड़ करके गड्ढा का निर्माण करता है। तो एथिस कैविटी क्या होता है, दांतों के सही ढंग से सफाई न होने के कारण उसमें शर्करा, शर्करा यहाँ पर चीनी को बोलते हैं, शुगर को बोलते हैं, शर्करा के कण मौजूद होते हैं जिनसे अम्लीय बैक्टीरिया अभिक्रिया कर अम्ल का निर्माण करते हैं जो दांतों में मौजूद कैल्शियम को तोड़कर गड्ढा का निर्माण करता है जिसे दंत अस्थि क्षय कहते हैं। दंत अस्थि क्षय का जो कारण है कि जब दांतों का सही ढंग से सफाई न होगा तो उसके कारण क्या होते हैं, जो शर्करा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसके कण जो हैं वो दांतों में मौजूद होते हैं और वहां पर मौजूद जो कौन सा बैक्टीरिया है, अम्लीय बैक्टीरिया, ये अम्लीय बैक्टीरिया उनसे क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, अम्ल का। और ये जो अम्ल होता है वो दांतों में मौजूद कैल्शियम को क्या कर देता है, तोड़ देता है, जिससे दांतों में गड्ढा हो जाता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दंत अस्थि क्षय कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है डीडी वो आता है दंत प्लाक। दंत प्लाक, दंत प्लाक क्या होता है, ये भी वही है कि अगर दांतों को सही ढंग से सफाई ना करें तो भोजन के महीन कण जो होते हैं वो दांतों के ऊपर एक पीले रंग के स्टिकी परत का निर्माण करते हैं। स्टिकी का मतलब होता है जो चिपक जाता है, ऐसा परत जो काफी एक परत के रूप में जो चिपका हुआ होता है दांतों से, उसके लिए हम लोग स्टिकी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दांतों के सही सफाई न करने के कारण भोजन के कण जो होते हैं वो दांतों में चिपक करके एक पीले रंग के स्टिकी परत का निर्माण करते हैं, जिसके कारण दांत जो है वो कैसा दिखाई देने लगता है, पीला दिखाई देने लगता है। और जब दांत पीला दिखाई देना शुरू हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दंत प्लाक कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, दांतों की सफाई न होने के कारण भोजन के महीन कण दांतों के ऊपरी सतह पर पीले रंग के स्टिकी का मतलब चिपकने वाला परत का निर्माण करते हैं, जिसे दंत प्लाक
कहा जाता है। और दंत पलाग के कारण ही जो दांत होता है वो कौन से कलर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा, पीले कलर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये है दांतों से संबंधित दो डिजीज, दो डिसऑर्डर, क्या कर सकते हैं कि दो विकार। इसको आप क्या करिए, आराम से नोट करिए। तो यहाँ पर दांत जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है जीभ। तो जीभ क्या होता है, मुख गुहा में ही एक छोटी पेशीय संरचना होता है। जीभ जो होता है वो मुख गुहा में मौजूद होता है और एक छोटा पेशीय संरचना होता है। बात अलग है, किसी किसी का बड़ा भी होता है, लेकिन मेनली जो सामान्य रूप से जो होता है वो छोटा होता है। और उसका काम ये अगर देखें तो उसका एक सिरा जो होता है वो मुख गुहा के फर्श से, निचली सतह से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, जबकि आगे वाला जो सिरा है वो पूरी तरह से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग जीभ का डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर फंक्शन भी देखेंगे। तो जीभ क्या होता है, जीभ टंग या मुख गुहा में उपस्थित छोटी पेशीय संरचना होता है। जीभ जो होता है यह क्या होता है, यह मुख गुहा में उपस्थित छोटी पेशीय संरचना होता है जिसका एक सिरा मुख गुहा के फर्श से जुड़ा होता है एवं दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। जीभ की बात करें तो जीभ क्या होता है, यह मुख गुहा में उपस्थित छोटी पेशीय संरचना होता है और जिसका एक सिरा क्या होता है, मुख गुहा के फर्श, नीचे वाला जो सतह है उससे जुड़ा हुआ होता है, और जबकि दूसरा सिरा कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, आगे वाला सिरा। अब अगर देखें तो जीभ का काम क्या है, तो जीभ जो होता है वो कई काम करता है। जो हम बोल रहे हैं इस बोलने में भी सहायता जो करता है वो कौन करता है, जीभ करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें भोजन को पलटने में जो सहायता करता है वो भी कौन करता है, जीभ करता है। और भोजन का स्वाद कैसा है उस स्वाद के बारे में आपको जानकारी देने का जो काम करता है वो भी कौन करता है, जीभ करता है। जीभ के मिलने यहाँ पर अभी हम लोग जैसे 3 काम होते हैं, यह बोलने में सहायता करता है, यह भोजन को पलटने में सहायता करता है, और इसका जो आपकी किताब में दिया हुआ है कि जीभ जो होता है वो विभिन्न प्रकार के भोजन के स्वाद को ग्रहण करने में सहायता करता है। तो ये जीभ का काम क्या होता है, लिखे, जीभ भोजन के स्वाद को ग्रहण करने में सहायता करता है। अब इस स्वाद को ग्रहण करने में सहायता करता है, लेकिन ये स्वाद ग्रहण कैसे करता है तो उसके बारे में नीचे एक पॉइंट है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं जो स्वाद ग्रहण करने में सहायता करती है। तो जीभ जो होता है वो स्वाद ग्रहण करने में सहायता करता है, लेकिन ये स्वाद ग्रहण करने में सहायता किसके कारण करेगा, तो जीभ के ऊपरी सतह जो होता है उसके ऊपर कौन होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, और यही स्वाद कलिकाएं जो हैं वो जीभ को स्वाद ग्रहण करने में सहायता करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए जीभ कैसा होता है, तो इसको देखें तो ये कुछ ऐसा होता है जीभ, इस प्रकार से, इस प्रकार से जीभ होता है। इसको कई क्षेत्र में बांट सकते हैं हम लोग समझने के लिए। इस प्रकार से
और इसी के ऊपरी सतह जो होता है इसके ऊपर इस प्रकार से छोटे छोटे संरचना होते हैं गोल गोल, ठीक है। और ये जो संरचना आपको ऊपरी सतह पर दिखाई दे रहा है, इन संरचनाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलिका कहते हैं। स्वाद कलिका, टेस्ट बड या पैपिला कहते हैं। तो ये जीभ का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि जीभ का कौन सा भाग किस तरह के स्वाद के लिए संवेदनशील होता है। तो जीभ का जो आगे वाला भाग होता है ये मीठा के लिए, ठीक है। जो हम लोग कोई भी मीठा भोजन खाते हैं तो मीठा के लिए जो सबसे संवेदनशील भाग होता है वो जीभ का आगे वाला भाग होता है। वैसा नहीं है कि मीठा पीछे पता नहीं चलेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मीठा के लिए जिम्मेवार होता है, जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है, वो मीठा के लिए कौन होता है, जीभ का आगे वाला भाग होता है। फिर बगल वाले, जैसे हम लोग किसी भी इमली उमली का नाम लेते हैं, गुपचुप का नाम लेते हैं, तो उसके बाद जीभ का जो साइड वाला पोर्शन होता है उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि जीभ का जो बगल वाला भाग होता है वो दो तरह के स्वाद के लिए जिम्मेवार होता है। जो आगे वाला भाग होता है वो खट्टा के लिए जिम्मेवार होता है। जीभ का जो आगे वाला भाग है उसके किसके लिए, खट्टा के लिए जिम्मेवार होता है। और उसके ठीक पीछे वाला जो भाग होता है वो नमक के लिए, नमकीन। ठीक बगल वाला भाग वो नमकीन के लिए जिम्मेवार होता है। और जीभ का जो सबसे पीछे वाला भाग होता है ये किसके लिए जिम्मेवार होता है, तीता के लिए। इसलिए देखते हैं कि जब गलती से कोई वैसे व्यक्ति जो मिर्चाई नहीं खाते हैं मिर्चा, उसके बाद क्या होता है कि जब गलती से उनको मिर्चा चल जाता है तो बड़का जीभ निकाल कर क्या करने लगते हैं, हाँफना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जीभ का जो पीछे वाला भाग जो होता है वो तीता के लिए क्या होता है, ज़्यादा संवेदनशील होता है और वहाँ पर तीता जो है वो अधिक लगता है। तो ये पहले क्या करना है, इसको लिख लेना है और लिखने के बाद ये जो जीभ का डायग्राम है इसको नोट कर लेना है। इसमें से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये स्वाद कलिका, जीभ के ऊपर छोटे छोटे जो दानानुमा संरचना होता है जो स्वाद ग्रहण करने के लिए जिम्मेवार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग अंडरलाइन किए हैं। तो आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब जीभ के बाद जो हम लोग को पढ़ना है तो मुख्य गुहा में तीसरा भाग होता है, वो होता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि जो होता है इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, जिसे पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखिए। इससे हम लोग को फीडबैक मिलेगा और जो भी बदलाव करना होगा, जो भी आपका सजेशन आएगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो समझाने का तरीका है या लिखने का तरीका है उसमें बदलाव करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है उसके बारे में ज़रूर एक बार लिखें। चलिए धन्यवाद। इसके बाद आगे